भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में चलाया ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव। भारत और ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर किए हस्ताक्षर। व्यापार, निवेश और नवाचार को अब मिलेगी नई दिशा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध होंगे मजबूत। जारी हुई मानव विकास रिपोर्ट 2025, 193 देशों में भारत को मिला 130वां स्थान। यूएनडीपी ने जारी की है रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का किया उद्घाटन। बिहार और दिल्ली में आयोजित होंगे गेम्स। गज सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का है शुभंकर। डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किया सफल परीक्षण। पृथ्वी के समताप मंडल में हुआ इसका संचालन। धरती पर नजर रखने, खुफिया जानकारी हासिल करने में इससे मिलेगी मदद। हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर में 9 स्थानों पर मिसाइल हमले किए। यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 भारतीय पर्यटकों की हत्या के प्रतिशोध में की गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया है जिन पर आतंकवादी समूहों का कब्जा था, जहां वे भारत पर आतंकी हमले की रणनीति बनाते हैं। इन आतंकी ठिकानों में से एक बहावलपुर है, जिसे जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय माना जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने कई उन्नत और सटीक निशाना लगाने वाली लंबी दूरी की हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल किया। इनमें मुख्य रूप से स्कैल्प क्रूज मिसाइल, हैमर गाइडेड बम और हथियार सिस्टम शामिल थे। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस संघर्ष पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, साथ ही इसको क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे पिछले भारतीय अभियानों के मुकाबले काफी अलग था। उरी और बालाकोट एयर स्ट्राइक के हमले सीमित थे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान कब्जे वाले क्षेत्र में बहुत व्यापक था। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने करीब 3 साल की बातचीत के बाद एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। बता दें कि मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता दोनों देशों के बीच जनवरी 2022 में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देना है। यह समझौता दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक सहयोग को दर्शाता है। इस समझौते के तहत 90% वस्तुओं पर टैरिफ कम हो जाएगी। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार दोगुना होकर 120 अरब डॉलर हो जाएगा। एफटीए लागू होने पर ब्रिटेन के बाजार में 99% भारतीय उत्पादों पर शुल्क शून्य हो जाएगा। इसके अलावा भारतीय वस्त्र, फ्रोजन झींगे, आभूषण एवं रत्नों के निर्यात पर करों में कटौती की जाएगी। इसी तरह ब्रिटेन से विस्की और शराब किस्मों के आयात पर शुल्क में भी कटौती की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि एफटीए के तहत 2 देश अधिकतम उत्पादों के व्यापार पर सीमा शुल्क को या तो समाप्त कर देते हैं या काफी कम कर देते हैं। इसके अलावा सेवाओं एवं द्विपक्षीय निवेश में व्यापार को बढ़ावा देने के मानदंडों को आसान कर देते हैं। हाल ही में निकारागुआ ने यूनेस्को से अलग होने की घोषणा की है। निकारागुआ ने यह कदम यूनेस्को द्वारा समाचार पत्र ला प्रेंसा को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार देने के विरोध में उठाया गया है। ला प्रेंसा निकारागुआ का एक प्रमुख समाचार पत्र है, जिसे सरकार की आलोचना करने के कारण कई बार दमन का सामना करना पड़ा है। गौरतलब है कि ला प्रेंसा की स्थापना साल 1926 में की गई थी। दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने का अधिकार यूनेस्को के पास है। निकारागुआ यूनेस्को के 194 सदस्य देशों में से एक है। यूनेस्को ने साल 1997 में प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की स्थापना की थी। बता दें कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका पूरा नाम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। इसका उद्देश्य शिक्षा, कला, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वर्तमान में यूनेस्को में 194 सदस्य देश हैं। इसके अलावा यूनेस्को में 12 सहयोगी सदस्य भी हैं, जो गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और निजी क्षेत्र से हैं। जानकारी के लिए बता दें कि निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित एक लैटिन अमेरिकी देश है। इसकी सीमा उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टा रिका से लगती है।
जबकि पूर्वी सीमा कैरिबियन सागर से तथा पश्चिमी सीमा प्रशांत महासागर से लगती है। हाल ही में भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी को रोक दिया है। भारत ने यह कदम 22 अप्रैल को हुए पहलगाम में बर्बर आतंकवादी हमले के चलते उठाया है। भारत ने इससे पहले पाकिस्तान के साथ दशकों पुरानी सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि बगलिहार बांध जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। इसमें 5 मीटर ऊंचा और 363 मीटर लंबा कंक्रीट गुरुत्व बांध शामिल है, जिसका कुल आयतन 1.9 मिलियन क्यूबिक मीटर है। यह परियोजना भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इससे क्षेत्रीय जल विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिला है। इसका निर्माण भारत सरकार द्वारा किया गया था और यह 2 चरणों में विभाजित है, जिनकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 900 मेगावाट है। जानकारी के लिए बता दें कि चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है। यह सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में ऊपरी हिमालय के तांडी नामक स्थान पर चंद्रा और भागा 2 धाराओं के संगम से होता है। सिंधु जल संधि की शर्तों के मुताबिक चिनाब नदी का पानी भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता रहा है। हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा नियामक ने बड़े बांधों के लिए 3 बैराजों की संरचना में अपूरणीय क्षति पाई है। यह क्षति तेलंगाना में गोदावरी नदी पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के बैराज में पाई गई है। बता दें कि यह परियोजना उत्तरी तेलंगाना के एक बड़े हिस्से में सिंचाई, औद्योगिक और घरेलू उपयोग के लिए पानी की आपूर्ति करेगी। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्देश्य गोदावरी के बाढ़ के पानी का उपयोग करके तेलंगाना को सूखा मुक्त बनाना है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यह विश्व की सबसे बड़ी बहुस्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। यह परियोजना प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी के संगम बिंदु से शुरू होती है। गौरतलब है कि कालेश्वरम परियोजना मिशन काकतीय और मिशन भागीरथ योजनाओं को भी सहायता प्रदान करेगी। मिशन काकतीय और मिशन भागीरथ तेलंगाना सरकार की परियोजना है, जो कई गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने और टैंकों की क्षमता में सुधार करने के लिए तैयार की गई है। वहीं गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका स्रोत महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में है। यह 1465 किलोमीटर तक पूर्व की ओर बहती है। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक राज्यों से होकर गुजरती है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती, प्रवरा, मंजिरा और मनैर शामिल हैं। हाल ही में मूलतः मधुमेह के उपचार के लिए विकसित की गई दवा सेमाग्लूटाइड का यकृत के रोग के इलाज के लिए उपयोग किया गया। हालांकि यह उपयोग शोध के स्तर पर था। इस शोध में 37 देशों में 800 प्रतिभागियों को शामिल किया गया। शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि सेमाग्लूटाइड की एक साप्ताहिक खुराक लगभग 2/3 रोगियों में मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस के इलाज में प्रभावी थी। बता दें कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोहेपेटाइटिस यानी NASH फैटी लिवर रोग का एक गंभीर रूप है। इस शोध के निष्कर्ष को द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित किया गया। गौरतलब है कि MASH एक प्रकार का लीवर रोग है जो शराब के सेवन से संबंधित नहीं होता है। इसमें लीवर में सूजन और क्षति होती है, जो लीवर में वसा के जमा होने के कारण होती है। यह अक्सर मोटापे, टाइप 2 मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे चयापचय संबंधी विकारों वाले लोगों में देखा जाता है। पेट में दर्द, थकान और वजन कम होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। हालांकि कई मामलों में कोई लक्षण नहीं उत्पन्न होते हैं। यदि इसका समय पर उपचार न हो तो यह सिरोसिस और लिवर कैंसर जैसे गंभीर रोगों का कारण भी बन सकता है। हाल ही में DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया है। इस उपलब्धि के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम है। इसे एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा द्वारा विकसित किया गया है। इस सफलता से भारत की पृथ्वी अवलोकन, खुफिया जानकारी और निगरानी में सुधार होगा। बता दें कि स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म एक मानव रहित एयरशिप है। इसे पृथ्वी से 17 से 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में संचालित किया गया। यह हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट के रूप में कार्य करता है और लंबे समय तक हवा में रह सकता है। इसे उड़ाने के लिए हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। यह सैटेलाइट या विमानों की तुलना में किसी क्षेत्र के ऊपर कई दिनों तक निगरानी रख सकता है। यह सौर ऊर्जा से संचालित होता है और रात में संचालन के लिए ऑनबोर्ड बैटरियों का उपयोग करता है। इसमें इमेजिंग सेंसर, रडार और टेलीकॉम पेलोड्स लगाए जा सकते हैं। इससे सीमाओं की निगरानी, आपदा प्रबंधन और खुफिया अभियानों में मदद मिलती है। यह तकनीक ऐसे कार्यों को भी अंजाम देने में सक्षम है जो सैटेलाइट और ड्रोन नहीं कर पाते।
पैंगोलिन के शल्क और हाथी दांत की वैश्विक तस्करी में वर्ष 2020 से तेजी से गिरावट आई है। वन्यजीव न्याय आयोग द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस गिरावट का कारण महामारी से संबंधित व्यवधान, निरंतर प्रवर्तन और तस्करी की बदलती रणनीति को बताया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में वैश्विक पैंगोलिन स्केल का अवैध व्यापार उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। साथ ही उसी वर्ष हाथी दांत का अवैध व्यापार भी 50 टन के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद से इसकी वैश्विक तस्करी में गिरावट आना शुरू हो गई थी। बता दें कि पैंगोलिन एक लंबा कवचयुक्त कीटभक्षी स्तनपायी है। यह इन शल्कों को कवच के रूप में प्रयोग करता है तथा खतरे के समय गेंद की तरह लुढ़क कर शिकारियों से अपनी रक्षा करता है। इसके अलावा पैंगोलिन के लंबे पंजे उसे दीमकों को पकड़ने के लिए जमीन खोदने में मदद करते हैं, जो इसका मुख्य भोजन है। गौरतलब है कि दुनिया भर में पैंगोलिन की 7 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 2 भारत में पाई जाती हैं। इसके खाल, शल्क और मांस के लिए बड़े पैमाने पर इसका अवैध शिकार किया जाता है। चीन और वियतनाम में औषधीय प्रयोजनों के लिए इसकी भारी मांग है। वहीं हाथी दांत की बात करें तो इसके दांतों का आभूषण, संगीत वाद्य यंत्र के पुर्जे, धार्मिक वस्तुओं के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर अवैध शिकार किया जाता है। बता दें कि साल 1989 में हाथी दांत के व्यापार पर विश्व स्तर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और सभी अफ्रीकी हाथियों को साइट्स के परिशिष्ट 1 में डाल दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद हाथी दांतों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध व्यापार बड़े पैमाने पर किया जाता रहा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक 193 देशों में से 130वें स्थान पर पहुंच गया है। बता दें कि भारत 0.685 स्कोर के साथ अब भी मध्यम मानव विकास श्रेणी में है, लेकिन यह उच्च मानव विकास के काफी करीब है। वहीं विश्व स्तर पर आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। उल्लेखनीय है कि इस सूचकांक में दक्षिण सूडान सबसे नीचे 193वें स्थान पर है। मानव विकास रिपोर्ट के बारे में बात करें तो इसे वर्ष 1990 से जारी किया जा रहा है। इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। यह रिपोर्ट मानव विकास दृष्टिकोण के माध्यम से सामाजिक आर्थिक संकेतकों का मूल्यांकन करती है। यह रिपोर्ट विभिन्न देशों के मानव विकास सूचकांक का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह एक समग्र मानव विकास सूचकांक है जो 4 संकेतकों पर आधारित होता है। इन संकेतकों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और सकल प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय शामिल है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 4 मई से 15 मई तक बिहार और दिल्ली में किया जा रहा है। बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार बिहार में आयोजित हो रहा है। 5 जिले इस आयोजन की मेजबानी करेंगे, जिनमें पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय शामिल हैं। गौरतलब है कि देश भर से 8500 से अधिक खिलाड़ी और 1500 तकनीकी कर्मचारी 28 खेलों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। इनमें से 3 खेल शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि खेलो इंडिया 2025 का शुभंकर गज सिंह है, जो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। शुभंकर नालंदा और बोधगया के पाल वंश की अभिलेखीय विरासत से लिया गया है, जिसे मंदिरों और उनके स्तंभों पर उकेरा गया है। वहीं खेलो इंडिया युवा खेल 2025 का प्रतीक चिन्ह बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और नारंगी रंग से प्रेरित है। गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत में स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की बहुविषयक खेल प्रतियोगिता है। ये खेल भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल का हिस्सा है। इसका उद्देश्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान दिलाना है। आयोजन के समापन पर सबसे अधिक स्वर्ण पदक हासिल करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को विजेता घोषित किया जाता है। तो आइए खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ऑपरेशन भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा चलाया गया। 2. इसके तहत जैश ए मोहम्मद जैसे 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। 3. इस ऑपरेशन में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, समाचार पत्र ला प्रेंसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसकी स्थापना साल 1926 में की गई थी। 2. यह निकारागुआ का एक प्रमुख समाचार पत्र है। 3. यूनेस्को ने इसे प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?
ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बगलिहार बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह जम्मू और कश्मीर में चिनाब नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजना है। 2. इसका निर्माण 2 चरणों में भारत सरकार द्वारा किया गया है। 3. चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह विश्व की सबसे बड़ी बहुस्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। 2. इसकी शुरुआत प्राणहिता और कृष्णा नदी के संगम से होती है। 3. इस परियोजना की शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत 130वें स्थान पर है। 2. मानव विकास सूचकांक में पहले व दूसरे स्थान पर क्रमशः आइसलैंड और नॉर्वे हैं। 3. इसे वर्ष 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी इनमें से कोई नहीं। चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर एक नजर। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 2025 का उद्घाटन किया। बता दें कि इसका आयोजन मुंबई स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया था। इस शिखर सम्मेलन में यूके, जापान, रूस, सऊदी अरब सहित 60 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है। गौरतलब है कि इस अवसर पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने 12 उत्कृष्ट सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार से सम्मानित किया। बीते दिनों INS शारदा 4 से 10 मई 2025 तक नियोजित मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास के लिए मालदीव के माफिला फुशी एटोल पहुंचा। यह अभ्यास क्षेत्रीय सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। यह तैनाती भारत और मालदीव के बीच मजबूत रक्षा और समुद्री सहयोग का प्रमाण है। यह भारत के महासागर यानी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सहयोगी प्रयासों पर जोर देता है। इस अभ्यास का उद्देश्य भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच अंतर संचालन को बढ़ावा देना है। हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने साओला के जीनोम का मानचित्रण किया। साओला को एशिया यूनिकॉर्न भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से वियतनाम और लाओस की सीमा पर स्थित अन्नामाई पहाड़ियों के सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। इनमें नर और मादा दोनों में लगभग 20 इंच लंबे 2 समानांतर नुकीले सींग होते हैं। यह जीव मवेशियों का निकट संबंध रखता है और हिरण जैसा दिखाई देता है। इसके चेहरे पर सफेद निशान और नाक के पास बड़ी ग्रंथियां होती हैं, जिनका उपयोग संभवतः अपने क्षेत्र को पहचानने और साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसे IUCN की लाल सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड की श्रेणी में संरक्षित किया गया है। हाल ही में केरल के वडक्कुनाथ मंदिर में त्रिशूर पूरम उत्सव की शुरुआत हुई। वडक्कुनाथन एक शिव मंदिर है। इसे 2015 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बता दें कि त्रिशूर पूरम उत्सव एक फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार त्रिशूर में मलयाली महीने मेडन यानी अप्रैल और मई में मनाया जाता है। इसे सभी पूर्वों की जननी माना जाता है। यह देवी देवताओं का एक भव्य समागम है, जिसमें वे सजे संवरे हाथियों के साथ वडक्कनाथन मंदिर के प्रांगण में आते हैं। इस शोभा यात्रा के साथ चेंदामेलम और पंचवाद्यम जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों की शानदार संगीत प्रस्तुति होती है। हाल ही में भारतीय नौसेना और DRDO ने MGM यानी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल परीक्षण किया। MGM एक अत्याधुनिक अंडर वाटर नौसैनिक माइन है। इसे शत्रुओं के आधुनिक स्टील्थ पोतों और पनडुब्बियों की पहचान करने की भारतीय नौसेना की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए विकसित किया गया है। इसे DRDO के तहत नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ने डिजाइन और विकसित किया है। यह कई प्रकार के सेंसर्स का उपयोग करके दुश्मन के समुद्री जहाजों से निकलने वाले ध्वनिक, चुंबकीय और दबाव संकेतों का पता लगाती है। इसे जहाजों और पनडुब्बियों से तैनात किया जा सकता है। हाल ही में संथारा चर्चा में रहा है। संथारा, जिसे सल्लेखना या पंडित मरण के नाम से भी जाना जाता है,
यह जैन धर्म की एक परंपरा है जिसमें मृत्यु को भी एक महोत्सव के रूप में आत्मसात किया जाता है। इसे जैन धर्म में एक सर्वोच्च व्रत माना जाता है। यह प्रथा असल में स्वेच्छा से शरीर त्यागने की परंपरा है। जैन धर्म में इसे जीवन की अंतिम साधना माना जाता है, जो एक धार्मिक संकल्प भी है। इस प्रथा में भगवान महावीर के उपदेशानुसार जन्म की तरह ही मृत्यु को भी उत्सव का रूप दिया जाता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध अल्कट्राज जेल को फिर से खोलने का निर्देश दिया है। इस जेल को फिर से खतरनाक और हिंसक अपराधियों को रखने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। यह जेल कैलिफोर्निया की सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी में अल्ट्राज द्वीप पर स्थित है, जो एक छोटा निर्जन द्वीप है जिसे आमतौर पर द रॉक कहा जाता है। इसे पहले एक किले के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। बाद में इसे मिलिट्री जेल और फिर उच्च सुरक्षा वाली संघीय जेल के रूप में उपयोग किया गया है। हाल ही में तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी तहर पर एक सर्वेक्षण किया गया। इस सर्वेक्षण के मुताबिक कोयम्बटूर वन प्रभाग में पारंपरिक नीलगिरी तहर पर्यावासों में इनकी संख्या में फिर से बढ़ने के संकेत मिले हैं। बता दें कि नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक स्थानिक प्रजाति है। यह उत्तर में नीलगिरी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी की पहाड़ियों तक पाए जाते हैं। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। इसके संरक्षण के लिए राज्य ने नीलगिरी तहर परियोजना की शुरुआत की है। इसे IUCN के लाल सूची में एंडेंजर्ड की श्रेणी में संरक्षित किया गया है, जबकि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।